बच्चों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 अध्यायों को पढ़ लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारी तीसरी क्लास, परमाणु एवं अणु, एटम्स एवं मॉलिक्यूलर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मेरे साथ पढ़ने की एक शर्त है बच्चों कि आप लोगों को क्या करना होगा कि मेरी क्लास लेने के बाद आपको एज्यूम करके पढ़ना होगा। क्या? किसी भी चीज को जब आप पढ़ें तो एज्यूम करके पढ़ें, या आसपास जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं उसको आप एजम्पशंस में लाएं कि हम कैसे इसमें से पदार्थ, तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस सभी चीजों को अगर आपको क्लास लेनी है तो आप इन सभी चीजों को जरूर रिज्यूम करके चलें। यही यही आपकी नवधारणाएं के लिए यही एक नियम है बच्चों कि अगर आपको कुछ भी चीजें सीखना है तो एज्यूम करके चलें। तो बच्चों, चलो ये हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो बच्चों, चलो पढ़ते हैं हम अध्याय 3, परमाणु एवं अणु। तो बच्चों, आप अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं यहां से। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। तो बच्चों, आपकी जैसा जानते हैं कि बच्चों, जो हमारा इंडिया है वह प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था। मतलब बच्चों, जो आज हम ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं, जो हमारे ये परमाणुवाद, अणु एवं पदार्थ एवं जो अंतरिक्ष की विसंगतियां हैं, इन्हें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बच्चों पहले ही बता दिया था इन सभी चीजों को। तो इसी में यही चीजें लिखी हुई हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक। और बच्चों, यह जान लीजिए कि भारत के बाद खाली केवल एक देश ग्रीक था। कौन सा बच्चों? ग्रीक, जिसे जिसे आज यूनान के नाम से जाना जाता है बच्चों। वही खाली केवल एक ऐसा देश था जहां पर इन सभी चीजों की अवधारणाएं पैदा हुई। मतलब भारत के बाद खाली केवल ग्रीक एक ऐसा देश था जहां पर मानवतावाद एवं बच्चों अणु, परमाणु एवं साइंटिफिक चीजें का, विचारों का उद्भवन हुआ। तो चलो आगे पढ़ते हैं। उनका मानना था बच्चों कि पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। बच्चों, ईसा पूर्व किसे कहते हैं? आज हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? 2021 ईस्वी पढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या है, ईसा पूर्व जब लग जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? 2021 प्लस जो ईसा पूर्व, कौन सा? 500 ईसा पूर्व है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यह 2521 वर्ष पूर्व की बात है। कितना बच्चों? 2021 ये जो चल रहा है, और ये जो 500 जो इसने दिया है ईसा पूर्व, उसको आप जब जोड़ देंगे तब ये बच्चों तब की कहानी बता रहा है। 2521 वर्ष पूर्व की कहानी बता रहा है। मतलब भारत में बच्चों 2521 वर्ष पूर्व ही हमारे भारत में इन सभी विचारों की क्या थी कि जनन या पहचान हो चुकी थी। ये सब पहले से ही जानते थे। तो चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, आप जैसे कणाद को जानते हुए होंगे बच्चों कि महर्षि जो कणाद थे वह हमारे सबसे अच्छे रासायनिक विद थे। क्या बच्चों? सबसे अच्छे रासायनिक विद थे महर्षि कणाद ने यह प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य अर्थात क्या है बच्चों? पदार्थ को हम जान ही गए हैं बच्चों कि हर एक वस्तु जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। और वही छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक कण मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया बच्चों। तथा अंत में एक सीमा आएगी कि जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। ये बात तो सही है बच्चों कि आप जैसे 100 रुपए है, उसको आप खुला करवाते जाएं तो बच्चों एक बार एक ऐसा आपको प्राप्त होगा, मतलब 1 पैसा प्राप्त होगा। 100 रुपए से 1 पैसा प्राप्त होगा, जिसके बाद आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों सभी चीजों में ऐसी चीजें होती हैं कि एक बार एक आपको ऐसा कण प्राप्त होगा कि उसके बाद उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इस अविभाज्य, पढ़ो बच्चों यहां से, इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो है अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो बच्चों, अब प्रश्न आता है कि परमाणु किसे कहते हैं? बच्चों, किसी भी पदार्थ
किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, क्या बच्चों, वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, परमाणु। और जब एक या एक से अधिक परमाणु, मतलब बच्चों दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं बच्चों, परमाणु जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का। किसका बच्चों, अणु का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। यही अणु क्या कहलाते हैं बच्चों, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखना। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम तत्व कहते हैं। तो चलो बच्चों अब आगे पढ़ो। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन, क्या बच्चों, पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पकुधा कात्यायन ने कहा, क्या कहा बच्चों, उन्होंने यह कहा कि ये जो कण होते हैं वह सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप हो जाएगा बच्चों अगर परमाणु का, तो वो क्या हो जाएगा, अणु कहलाएगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। यहां से पढ़ें। लगभग इसी समय बच्चों जब हमारे भारत में इस तरह की परिभाषाएं चल रही थी, इस तरह के मत चल रहे थे, उसी समय जो एक हमारा एक और ग्रीक देश था जिसे आज हम यूनान के नाम से जानते हैं, वही जो तो ग्रीक दार्शनिक वहां के कौन थे, एक डेमोक्रेटिस एवं ल्यूसीपस। क्या बच्चों, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसीपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों उन्होंने भी यही मत दिया कि जो कि इंडिया वालों ने दिया कि आप पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो उसे को उन्होंने क्या कह दिया, उनको भी उन्होंने क्या कहा, परमाणु ही कहा। क्या कहा बच्चों, उनको भी हुआ, उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। अब बच्चों आगे पढ़ो, परमाणु कहा था। अब यहां से पढ़ो, ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई भी अत्यधिक प्रयोग नहीं किए गए। मतलब बच्चों 18वीं शताब्दी कह रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 18वीं शताब्दी का मतलब है बच्चों 1700 से लेके 1799 तक का युग जो रहा होगा तो वो 18वीं शताब्दी कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, कितना, 1700 से लेके 1799 तक का युग कौन सा कहलाएगा, 18वीं शताब्दी। अभी हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है बच्चों, 22वीं शताब्दी चल रही है कि 21वीं शताब्दी चल रही है, ये हमारी चल रही है 21वीं शताब्दी। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत 2000 से लेके 2099 तक होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक, तो अब 18वीं शताब्दी के अंत, अब यहां से पढ़ो बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा कि कौन से तत्व कहलाते हैं और कौन यौगिक कहलाते हैं। अभी मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिये ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसे रासायनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, लिवाइजिये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, क्या, लिवाइजिये, तो उन्होंने रासायनिक संयोग के दो नियम दिए। क्या बच्चों, लवाइजिये जो हैं उन्होंने रासायनिक संयोग को कितने बच्चों, दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है ना, उन्होंने दो नियम दिया। पहला कौन सा, एक है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है बच्चों, क्या, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम में कौन कौन सा आएगा, द्रव्य संरक्षण का नियम। क्या बच्चों, द्रव्य संरक्षण का नियम। एवं दूसरा आएगा बच्चों स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर अनुपात का नियम। ये दो परिभाषाएं हैं बच्चों जिनसे हम रासायनिक संयोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी अवधारणा किसने दी? लेवॉइज़िए ने दी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अगर आपका आता है कि रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बताएं, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना होगा कि रासायनिक संयोजन के का नियम किसने दिया था? लवॉइज़िए ने दिया था, जिनके आधार पर रासायनिक संयोजन को दो नियम प्रतिपादित रासायनिक संयोजन में दो नियम प्रतिपादित किए गए हैं। पहला नियम कौन सा था बच्चों? द्रव्य संरक्षण का नियम। एवं दूसरा कौन सा था दोस्तों? बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना बच्चों, तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखना है ना। अब चलो आगे पढ़ते हैं, हमारा पहला द्रव्य संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। तो द्रव्य संरक्षण का नियम यह है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? अब बच्चों इसके लिए क्या है कि ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी चीज ना तो वह क्रिएट होती है, मतलब ना तो क्या होती है, ना तो उसका द्रव्यमान अपने आप आता है और ना ही उसका द्रव्यमान कभी विनाश होता है। ठीक है ना बच्चों, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उन द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का कभी विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण नियम। मतलब अगर मान लो कोई भी रासायनिक, जैसे क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट है, इन दोनों को अगर मिला दें हम, क्या मिला दें? कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के मिला दें, मान लो 1 ग्राम इसका 1 ग्राम इसका, तो ये टोटल कितने कहला जाएंगे बच्चों? 2 ग्राम कहला जाएगा। तो बच्चों ये है कि ये दो जो ग्राम है उसको कभी भी आप 1 ग्राम नहीं कर सकते, या फिर इसको कभी आप 3 ग्राम नहीं कर सकते। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब 1 और 1 2 हुए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह 2 ग्राम ही होगा, ना तो वह 3 हो सकता और ना ही वह 1 हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम में आप क्या लिखेंगे बच्चों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलो अगले पन्ने में चलते हैं। चलो बच्चों अब अगले पन्ने में हम पढ़ते हैं। तो अब हम स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात। देखो बच्चों पहले मैं समझा दूं इसको, पहले पढ़ने से पहले, कि स्थिर अनुपात क्या कहलाता है। स्थिर अनुपात बच्चों हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे क्या H2O। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? H2O। तो इसमें पानी की एक बूंद बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, और इसमें अणु कितने, इसमें संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 एक कम 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना अणु है बच्चों? 1 है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? 8 होता है। ठीक है बच्चों, कितना, सॉरी बच्चों, इसका द्रव्यमान जो होता है वह 16 होता है। कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान और हाइड्रोजन का 1। तो बच्चों क्या हुआ, तो ये कितना, एक इसका 1 अणु था, हमने 2 से गुणा कर रही है, 2 अणु इसके, और इसका द्रव्यमान 1 था, तो 2 कम 2 आ गया। और इसका कितना था? 1 अणु था और इसका द्रव्यमान कितना था? 16। तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। मतलब इसका अब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। मतलब बच्चों पानी का अनुपात कितना होता है? 1:8 का अनुपात होता है। किसका? द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है बच्चों, तो यही जो अनुपात हुआ बच्चों, ये जो अनुपात है यह एक स्थिर अनुपात है। क्या है? स्थिर अनुपात। मतलब
अगर आपको पानी बनाना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तभी वह जाके क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पानी बनेगा। ठीक है ना, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखना। चलो अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। मैंने समझा ही दिया है, अब पढ़ते हैं आगे। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। अब बच्चों, अब बात आती है यौगिक। अब हम सबसे सरल उदाहरण पढ़ते हैं बच्चों, पानी का। पानी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताएं, H2O। इसमें क्या है बच्चों, एक तत्व ये है और एक तत्व ये है। ठीक है बच्चों, क्या, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है। इसको हम क्या कहते हैं, अणु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या होता है बच्चों, हम अणु को ही क्या कहते हैं, जब अणु समान रूप से होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, तत्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या, उसे हम तत्व भी कहते हैं। जब एक अणु और एक अणु मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और एक अणु किससे मिलकर बना हुआ होता है, 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना बच्चों, मतलब अब मैं एक सीरीज बना रहा हूं बच्चों, देखिएगा आप, है ना। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हुई बच्चों, परमाणु। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुई बच्चों, अणु। अणु के बाद क्या हो गया बच्चों, तत्व। क्या, तत्व। तत्व के बाद क्या होगा बच्चों, यौगिक। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होगा, मिश्रण। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी सीरीज। मतलब जब 2 परमाणु हमारे मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, एवं 2 समान अणु मिलकर बनाएंगे क्या बच्चों, तत्व बनाएंगे। क्या, तत्व बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, फिर उसके बाद जब 2 समान तत्व, क्या बच्चों, 2 समान तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक। अगर 2 समान तत्व हैं हमारे पास तो उसका मतलब क्या है, वह हमारा यौगिक है। ठीक है ना बच्चों, और जब बच्चों अलग अलग यौगिक, क्या, अलग अलग यौगिक या अलग अलग तत्व समान तत्व है तो क्या बनेगा बच्चों, यौगिक। और जब अलग अलग तत्व हैं तो वह क्या मिलकर बनाएंगे, मिश्रण। ठीक है बच्चों, जैसे एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु। एक परमाणु मिलकर क्या बने, O2 बन गया। तो O2 हमारा क्या हो गया बच्चों, यह अणु कहलाया गया हमारा। और ये क्या है हमारे, परमाणु। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाया गया, हमारा अणु कहलाया गया। और ये इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, तत्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या, इसी को हम तत्व भी कहते हैं। और जब ये 2 तत्व, क्या बच्चों, जब यह समान रूप से O2 प्लस O मिल गया, O2 प्लस O मिलके क्या बना दिया, O3। O3 मिल गया, O3 बना दिया, तो ये O3 हमारा क्या हो गया बच्चों, यह हो गया हमारा यौगिक। क्या, यौगिक। लेकिन जब बच्चों क्या होता है, जब O2 प्लस हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या होता है, वह पानी का निर्माण करता है। तो ये जब 2 असमान तत्व लेकिन स्थिर अनुपात में, मतलब उनका अनुपात सही होना चाहिए, जब ये दोनों स्थिर अनुपात में अलग अलग तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिश्रण। मिश्रण, ठीक है ना बच्चों। और इसको जब यौगिक कब कहेंगे, जब यह समान रूप से हो, O2 प्लस O इक्वल्स टू O3, तो ये क्या हो गया हमारा, यौगिक। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कोई भी यौगिक जो होगा 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होगा। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात जो होगा स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो।
अब यौगिक जो होगा बच्चों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। मतलब अब बच्चों क्या हुआ, H2O जो है वह एक तरह का क्या है, यौगिक है, और इसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं। क्या, मिश्रण भी कह सकते हैं। बच्चों देखो, यौगिक और एक मिश्रण में क्या मामूली से अंतर होता है कि जब हम पानी में, जैसे दोस्तों क्या होता है, पानी में जब हम बच्चों शक्कर मिला देते हैं, तो क्या हमें वो घुला दिखाई देता है? नहीं, तो घुला हुआ दिखाई देता, तो वह हमारा क्या कहला गया, यौगिक। मतलब उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन दिखाई दे गया, उसका रंग चेंज हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो वह क्या कहला जाएगा, हमारा मिश्रण कहलाएगा। ठीक ना बच्चों, ये H2O जो हमारा पानी है वह यौगिक भी है, मिश्रण भी है। लेकिन अगर यह निश्चित अनुपात में बना है, ये दोनों भी निश्चित अनुपात में ही बनते हैं, लेकिन अगर इसका कलर जो होता है बच्चों, अगर चेंज प्रदर्शित नहीं करता है तो वह हमारा यौगिक कहला गया, और जो चेंज प्रदर्शित कर दिया वह हमारा क्या कहला गया, मिश्रण। ठीक है ना बच्चों, तो इतना समझ में आ गया, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने एक निकाला था बच्चों, 1:8 के अनुपात में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, पानी मिलेगा। क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो इसको जब हम 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 9 ग्राम हो गया। तो पानी की एक बूंद बनाने के लिए बच्चों कितने ग्राम हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे, 9 ग्राम जरूरत पड़ेगी हमको एक जल पानी। और जब इसको विघटित करेंगे तो इस 9 ग्राम से क्या क्या मिलेगा हमें, 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान रखना। अब चलो चलते हैं बच्चों आगे। अब यहां से पढ़ो, इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से लिए गए हो। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि पानी आप चाहे पृथ्वी से प्राप्त करो, चाहे समुद्र से प्राप्त करो, चाहे आप चंद्रमा से प्राप्त करो, अगर वहां पे पानी मिला है बच्चों तो उसका फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। और उसका बच्चों स्थिर अनुपात का नियम में क्या कितना अनुपात रहेगा, 1:8 का ही अनुपात रहेगा, चाहे वह चंद्रमा से पानी मिला हो, चाहे पृथ्वी से पानी मिला हो, चाहे समुद्र से पानी मिला हो, चाहे आपके थूक में ही पानी मिला हो। तो बच्चों वो उसका कहने का मतलब क्या है कि पानी का अनुपात 1:8 ही रहेगा, चाहे आप जहां से भी प्राप्त करो। इसी प्रकार अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NH3। तो आप NH3 जहां से भी प्राप्त करेंगे उसका फार्मूला, उसका स्थिर अनुपात नियम कितना होगा, 14:3 का अनुपात ही होगा। देखो बच्चों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। बच्चों अभी सारणी आगे मिलेगी जिसमें आपको परमाणु द्रव्यमान, किस तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है वह आपको मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 1/3, क्योंकि 3 यहां पे है तो 1/3, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 3 हो गया। और जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, नाइट्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान, 14 होता है। तो 14, अब इसमें 1 का ही है गुणा, तो 14/1 तो इक्वल्स टू 14, तो 14:1, ये जो हमारा 3 है, 1/3 तो 3 आ गया, तो 14:3 का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14। ठीक है बच्चों, आप इन सभी चीजों का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं उपरोक्त उदाहरण। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था। अब एक प्राउस्ट, पहले हमारे कौन से थे बच्चों, लेवाइजिए थे। कौन से, लवाइजिए। ठीक है ना बच्चों, अब लवाइजिए के बाद कौन आ गए बच्चों, प्राउस्ट आ गए। ठीक है, अब प्राउस्ट महोदय क्या कहते हैं बच्चों, आइए आगे पढ़ते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। क्या बच्चों, एक बार और पढ़ते हैं। किसी भी यौगिक में
तत्व जो होता है सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। उनका भी यही कहना था बच्चों कि कोई जैसे यौगिक है, हमारा यौगिक क्या कहला गया, हमारा H2O। यह क्या है, हमारा H2O। और बच्चों इसका हमने अनुपात कितना निकाला, 1:8 का अनुपात निकाला। तो उनका भी यही कहना है कि जो ये बच्चों यौगिक है H2O है हमारा, उसमें जो तत्व हैं, तत्व कौन कौन से हैं बच्चों, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो तत्व मिले हुए हैं। कौन सा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये हमारा पूरा क्या कहला गया बच्चों, यौगिक। ठीक है, और इसमें जो ये है वो क्या है, तत्व। ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये हमारा निश्चित अनुपात है, 1:8 के अनुपात में है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम डाल्टन महोदय के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अपने किताब में, कॉपी में इसको जरूर एक बार मेंशन करना, क्या, लेवॉइजिए को, फिर प्राउस्ट को। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन महोदय बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, आप खुले मन से पढ़ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोगों को वादा करता हूं कि एक बार में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, बस आप पेन एवं कॉपी को बगल में रख दें, मैं इनको पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं। तो क्या है, अब जॉन डाल्टन महोदय के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इनका जो जॉन, देखो बच्चों एग्जाम में ये भी आता है कि जॉन डाल्टन के बारे में बताएं, तो आप क्या बताओगे। ठीक है ना बच्चों, किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, उनकी जीवनी भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे आ गया जॉन डाल्टन के बारे में बताएं, 3 नंबर का ही आ गया। तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने क्या किया। ठीक है ना बच्चों, तो वे कहाँ पे रहते थे, वो किस सन में पैदा हुए, तो ये सभी चीजें हमको बतानी पड़ती हैं। तो अब आ गए हम जॉन डाल्टन भाई साहब के पास। जॉन डाल्टन, इसका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था बच्चों, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, 1766 को हुआ था। ठीक है ना बच्चों। और ये एक गरीब जुलाहे परिवार में हुए थे। ठीक है ना बच्चों, ये गरीब जुलाहे परिवार में हुए थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीवनी शुरू कर दी। अब बताओ बच्चों, आपकी उम्र कितनी है, 12-13 साल फिर भी होगी। और ये जो जॉन डाल्टन भाई साहब हैं वो 12-13 साल में शिक्षक बन गए थे बच्चों। 7 साल बाद, मतलब बच्चों 19 वर्ष बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। मतलब 19 साल की उम्र में हुए क्या हुए, प्रिंसिपल बन गए बच्चों। ठीक है, वह है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। सन 1793 में, मतलब बच्चों कितने वर्ष हो गए, 26 वर्ष इसमें दिखाया हुआ है, 27 वर्ष। अब 27 वर्ष में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन, देखो बच्चों तीनों चीजें पढ़ाते थे वो, क्या क्या, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। एवं वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोधकर्ता में व्यतीत किया। मैनचेस्टर क्या है बच्चों, एक शहर है वहां, कहाँ का, इंग्लैंड देश का। जैसे अपने यहाँ पे कौन शहर है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वैसे इंग्लैंड में क्या है, मैनचेस्टर भी एक शहर है। वहां पे वे चले गए पढ़ाने के लिए, शोध के लिए। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यमान के अध्ययन, द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब उन्होंने क्या दिया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमाणु सिद्धांत। ठीक है बच्चों, परमाणु सिद्धांत। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कि वह कण जिसे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते या अविभाज्य नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात है कि परमाणु को भी बाद में विभाजित किया जा सकता था। ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक होने वाला है। चलो बच्चों अभी आप जान लीजिए कि परमाणु किसे कहते हैं, वह कण जिसे हम अविभाज्य या विभाज्य नहीं कर सकते हैं, जिसे हम और अधिक पार्टों में विभाज्य नहीं कर सकते हैं, उस कण को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, जॉन डाल्टन ने, जिनका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ, 1766 में हुआ था। ठीक है ना बच्चों, और परमाणु सिद्धांत कब दिया था, 1808 में दिया। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है ना, नोट्स बना लेना। चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं अपने, अब पुस्तक को आगे की ओर अब खसकाएं, अगला पन्ना लाते हैं। अब हम आते हैं बच्चों
चलो पढ़ते हैं। अब यहां शुरू से अपना पढ़ो बच्चों। मैं अभी थोड़े पिछले का 2 लाइन पढ़े देता हूं। वैज्ञानिकों की अपनी समस्या इस नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अब बच्चों क्या हुआ वैज्ञानिकों के मन में कि जैसे तत्व तो खोजे जाने लगे, जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब चीजें तो खोजी जाने लगी, लेकिन अब उनको कैसे व्यवस्थित करें बच्चों। वैज्ञानिकों के सामने सबसे अधिक प्रॉब्लम यही आ रही थी कि हम किसको आगे रखें, किसको पीछे रखें, इसका द्रव्यमान कितना होगा। ये सभी चीजों के बारे में अब वैज्ञानिकों के मन में अब संदेह पैदा होने लगा कि इनको कैसे रखें, इनका नियम क्या बनाएं। तब यही परमाणु सिद्धांत समझ में आता है, जॉन डाल्टन ने जो दिया था। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों, बच्चों यहां से पढ़ो शुरू से। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। अब वो द्रव्य को क्या कर रहे हैं बच्चों, विभाजित कर रहे हैं, जिसे एक उचित समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु का, डाल्टन भैया भी क्या कहे कि हाँ भैया उस जो कण को अगर आप अविभाज्य नहीं कर सकते हो तो उस कण को आप परमाणु ही कह दो, हम भी यही कहेंगे। अब फिर डाल्टन भैया क्या कहते हैं बच्चों कि डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक ना बच्चों, रासायनिक संयोजन के अभी नियम हमने पढ़े हैं ना, तो कौन कौन से बच्चों, तो जल्दी जल्दी से बताओ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, ये 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। अब उन्होंने ये जो 2 सिद्धांत दिए थे उसको अब वैज्ञानिकों के सम्मुख रखा गया। जानते हैं बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई भी अपना सिद्धांत लाना है ना, तो पहले आपको उसको पूरे विश्व को समझाना होगा। और जब पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक रहेंगे अगर वो मत देंगे कि हाँ ये चीजें सही हैं, तब फिर जाके वो आपको एक क्या कहेंगे कि हाँ आपने इस चीज की खोज की। बच्चों ये बहुत ही कठिन कार्य है सभी को समझाना। ठीक है ना बच्चों, तो जॉन डाल्टन ने 2 अपने नियम दिए थे, किसमें, रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे, जिनको उन्होंने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को समझाया था कि ये जो 2 हैं नियम, द्रव्यमान का संरक्षण नियम एवं स्थिर अनुपात का नियम, इसी के द्वारा रासायनिक संयोजन होता है। अब बच्चों चलो पढ़ते हैं आगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने हैं। तो बच्चों हम तत्व, यौगिक एवं मिश्रण ये क्या है, ये तीनों ही क्या है बच्चों, द्रव्य हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप कहीं पे द्रव्य लिखा हो तो आप तत्व भी उसको मान सकते हैं, यौगिक भी मान सकते हैं और मिश्रण भी आप मान सकते हैं। इन सभी चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब चीजें क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी के सभी, और जिन्हें इकट्ठा हम द्रव्य कह देते हैं, इकट्ठा नहीं बच्चों, इनको अलग अलग भी हम कह सकते हैं, है ना। तो जो ये द्रव्य है हमारा, वह छोटे से छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म कण से मिला बनकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चलो बच्चों अब इसको मिटा के आगे पढ़ते हैं। अब जॉन डाल्टन के सिद्धांत पर हम अब निम्न प्रकार से विवेचना उन्होंने की, उन्होंने निम्न प्रकार से समझाया था। ठीक है ना, अब चलो यहां से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने पढ़ा ना कि वह छोटा से छोटा कण जो है, कोई भी जैसे क्या है बच्चों, इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना बच्चों, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं और जो चीजें हमें नहीं भी दिखाई देती, उसका निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से हुआ है। यहां तक कि बच्चों जो हमारा शरीर है, हमारी हड्डी है, हमारा खून है, वह भी परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। जितने भी तत्व पदार्थ ये सब चीजें हैं, तो उनकी देखो बच्चों, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। क्या, कोशिका। ठीक है ना, इसमें भी यहां अणु परमाणु है बच्चों। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे शरीर की, कोशिका है, सेल्स। ठीक है ना बच्चों, आपने बायो में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में।
तो जैसे सबसे छोटी इकाई ये है, तो उसमें भी बच्चों ये अणु परमाणु हैं सबके सब। ठीक है ना, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखना कि कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि हमारे शरीर में क्या अणु परमाणु हैं, हाँ बिल्कुल है। तो कोशिका क्या है, वह सबसे छोटी इकाई जरूर है हमारे शरीर की, लेकिन हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, वो भी अणु परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है बच्चों। ठीक है ना, चलो आगे अब पढ़ते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। दूसरा नंबर है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। मतलब बच्चों परमाणु को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या बच्चों, परमाणु को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों चलो तीसरे पॉइंट पे। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब बच्चों जो भी तत्व हमें दिया है, जैसे ऑक्सीजन दिया है, ठीक है ना बच्चों, इसको आप कहीं से भी प्राप्त करो बच्चों। ऑक्सीजन को चाहे चंद्रमा से प्राप्त कर लो, चाहे पानी से प्राप्त कर लो, चाहे जो पौधों के द्वारा ऑक्सीजन जो छोड़ी जा रही है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर लो, कहीं से भी प्राप्त कर लोगे तो उसका क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन का, अभी मैंने बताया 16। एवं रासायनिक गुणधर्म, जो ये गुणधर्म होगा ऑक्सीजन का, ठीक ना, तो वो क्या होगा, समान होगा। आप कहीं से भी ऑक्सीजन प्राप्त करो, उसका द्रव्यमान एवं उसके गुण जो होंगे बच्चों वह हमेशा हर जगह समान ही होंगे किसी भी तत्व के। ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे पढ़ते हैं, कौन सा, चौथा पॉइंट। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब बच्चों जो परमाणु होते हैं वो अगर जैसे दो परमाणु हैं, कौन से बच्चे, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, मान लो एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, ये सभी के सभी जो बच्चों होंगे इनका द्रव्यमान जो होगा वह सर्वथा भिन्न होगा। क्या होगा बच्चों, सर्वथा भिन्न होगा। एवं उनके गुण जो होंगे वह भी भिन्न भिन्न होंगे। जैसे बच्चों एक है मोहन एक है श्याम, ठीक है ना, एक को पसंद है भिंडी एक को पसंद है आम। ठीक है ना बच्चों, तो क्या हुआ, एक का हाइट है 1 मीटर तो एक दूसरे का हाइट है 1.5 मीटर, तो क्या हुआ बच्चों, तो उनके और उनका एक का वजन है 50 किलो तो दूसरा है 55 किलो का। तो मतलब क्या है बच्चों कि दो जो लड़के हैं या दो जो हमारे परमाणु हैं उनके द्रव्यमान जो होंगे वह अलग अलग होंगे। ठीक है ना बच्चों, और उनके गुण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना बच्चों, आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। मतलब जब जैसे अब क्या हुआ बच्चों, जैसे मैंने बताया था पानी का उदाहरण, बच्चों पानी का उदाहरण बहुत ही सबसे समझने वाला उदाहरण है। पानी क्या है, H2O। ये क्या है, एक तत्व ये हो गया ऑक्सीजन, तत्व नंबर 1, और तत्व नंबर 2 कौन हो गया, हाइड्रोजन, तत्व नंबर 2 हो गया। अब बच्चों जब ये दोनों मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना बच्चों, किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक कब बनते हैं बच्चों, जब इनके अनुपात निश्चित हों। क्या, जब इनके अनुपात निश्चित होंगे तत्वों के, तब वो क्या निर्माण करेंगे, यौगिक। और यौगिक का क्या होता है बच्चों, एक गुण होता है कि आप किसी में भी मिला दो यौगिक को, उसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। मतलब फिजिकल जो उसकी चीजें होगी, भौतिकी वाली चीजें होंगी, वह चेंज नहीं होगी, आंखों से हमें वह चेंज नहीं दिखाई देगा। लेकिन मिश्रण में क्या होगा बच्चों, वह रंग परिवर्तन कर देगा, तो वह मिश्रण कहला जाएगा। लेकिन यौगिक कब हम उसे कहेंगे, जब उसका रंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो 5वां पॉइंट क्या कहता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यही बच्चों, स्थिर अनुपात में संयोग कर क्या करते हैं, वो यौगिक का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्व मतलब एक तत्व ये एक तत्व ये, ऑक्सीजन एक तत्व हाइड्रोजन एक तत्व। अब बच्चों चलते हैं 6वें नंबर में। किसी भी यौगिक के परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब यौगिकों के जो परमाणु होते हैं बच्चों, उनकी संख्या एवं प्रकार जो होते हैं वह निश्चित होते हैं। मतलब बच्चों क्या है कि किसी भी यौगिक, जैसे H2O हमारा यौगिक था, ठीक ना, तो पानी इसका क्या कहला गया, यौगिक।
तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे परमाणु जो होंगे, परमाणुओं की संख्या वह निश्चित होगी। परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अभी परमाणुओं की संख्या बच्चों आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या 1 होती है, और इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, ऑक्सीजन में 8। ठीक है ना बच्चों, तो ये परमाणु संख्याएं कहलाती हैं क्या, ऑक्सीजन की 8 और हाइड्रोजन की 1। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या है, ये परमाणु संख्या है। तो किसी मतलब पानी जो ये हमारा क्या है, यौगिक है, तो किसी भी यौगिक में क्या होगा बच्चों, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या जो होगी वह क्या होगी, एक निश्चित होगी। क्या होगी बच्चों, निश्चित होगी परमाणुओं की संख्याएं। ठीक है ना बच्चों, तो चलो आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा इसे, तो आपको यह सब चीजें समझ में आ जाएगी। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारा बेसिक सा चीज जो मैंने आपको बहुत बार बताया है, वो है क्या, परमाणु। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है। एक ये दीवार है जिसमें कई सारे ईंट परस्पर जुड़े हुए होते हैं ना बच्चों, कई सारे ईंट क्या होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह में एक इमारत निर्मित होता है। हाँ ठीक है, कोई भी इमारत है तो उसमें 50 कमरे भी हो सकते हैं, 60 कमरे भी हो सकते हैं, और एक कमरे में 1000, 2000, 3000 ईंटें भी लगी हो सकती हैं। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? इस रचनात्मक इकाई आप सोचे बच्चों क्या है? किसी बॉबी एंथेल की रचनात्मक इकाई क्या है? यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। मतलब बच्चों ईंट भी है। देखो बच्चों, एक जैसे ये क्या है, अपनी बिल्डिंग हो गई, इसमें मान लो 4 कमरे हैं, 4 कमरों में बच्चों एक कमरे में कई ईंटें लगी हुई हैं, और जो ये एक ईंट है बच्चों, उसमें कितने सारे सूक्ष्म कण होंगे रेत के, जो मिलकर एक ईंट बनाए होंगे। तो वह सूक्ष्म रेत के कण, अब सूक्ष्म रेत के कण को आप क्या डिवाइड कर सकते हैं? एक सूक्ष्म रेत का कण है, उसे क्या आप डिवाइड कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो वही क्या हो गया, एक इमारत के लिए उसका वह परमाणु कहला गया। क्या, जो हमारा वह रेत का कण था छोटा सा, जो कि ईंट में से प्राप्त हुआ था, वह हमारा क्या कहला गया, परमाणु। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक से अधिक परमाणु मिलकर बने क्या बनाते हैं बच्चों, एक से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें आप ध्यान रखना। अब परमाणु कितने बड़े होते हैं? अब बच्चों प्रश्न आता है कि परमाणु आखिर होते तो होते कितने बड़े हैं? ठीक है ना, अब चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब बच्चों वो जो मैंने एक कण बताया था ना आपको उदाहरण के रूप में, क्या, रेत का कण, वो उससे भी लाखों गुना छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक चट्टान के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की शीट निर्मित जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं बच्चों? 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। ठीक ना बच्चों, 1 नैनोमीटर बराबर कितना कहलाता है बच्चों? 1 नैनोमीटर बराबर कहलाता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है ना बच्चों, ये जो मैंने ऊपर लिखा है वह एक ही है। अब ठीक है बच्चों, 1 मीटर में कितने होते हैं? 10⁻9 नैनोमीटर। और जब इसी को उलट देंगे बच्चों तो 1 नैनोमीटर में कितना होगा? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है बच्चों, इतने होते हैं क्या? परमाणु की त्रिज्या होती है। क्या होती है बच्चों? परमाणु की इतनी त्रिज्या होती है। तो ये सभी परमाणुओं में बच्चों, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये एक कार्बन परमाणु होगा, इनकी सबकी अलग अलग क्या होती है बच्चों? साइज होती है। ठीक है ना, परमाणुओं की अलग अलग साइज होती है। ठीक है ना बच्चों, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु मान लो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, लेकिन परमाणु, ठीक है ना बच्चों। तो अब चलो चलते हैं यहां पे, अब अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। यहां पे देखो बच्चों आपका लिखा हुआ है, देखो सापेक्ष आकार में जाओ बच्चों। त्रिज्या अब देखो हाइड्रोजन के लिए कितना है बच्चों? हाइड्रोजन के लिए है 10⁻⁻10।
क्या, मीटर। ठीक है बच्चों। और जल के अणु कितने होते हैं बच्चों, 10⁻⁻⁹ परमाणु का आकार है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, परमाणु का आकार। तो बच्चों ये सभी चीजें आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत तो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आपके एग्जाम में हाइड्रोजन व जल व हीमोग्लोबिन का जरूर पूछ लेगा, तो आप इन 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 10⁻⁻10। जल का कितना होता है बच्चों, परमाणु का आकार, वह 10⁻⁹ एवं हीमोग्लोबिन का होता है 10⁻⁸ क्या, मीटर। ठीक है बच्चों, ये मीटर लगाना जरूर ना भूलें। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं जब परमाणु का आकार। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना बच्चों पहले कि क्या है, देखो बच्चों, पर हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए खून हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। तो अब बताओ बच्चों, जब हीमोग्लोबिन में ही अणु में क्या है, परमाणु है, तो बच्चों क्या है, मतलब इसका हमारा पूरा शरीर, पूरे विश्व की हर एक चीजें बच्चों क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। अब आगे पढ़ो। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। जब अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, उन्हें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते। अब बच्चों क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी अधिक आ गई है कि हम परमाणुओं को भी देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब बच्चों विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब बच्चों क्या है, जैसे हमारे घर में 5 भाई बहन हैं, तो अब माँ बाप क्या करते हैं, उनको पहचानने के लिए प्रॉपर नाम दे देते हैं, एक का सोनू, एक का मोनू, एक का गुड्डू, एक का पुट्टू, है ना। तो ऐसा ही क्या होता है बच्चे, हर एक तत्व को क्या नाम दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन हमने किसी को कह दिया, किसी को ऑक्सीजन कह दिया, किसी को कार्बन कह दिया। तो इस तरह से हमने ये सभी के क्या दिए हैं बच्चों, नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप इन सभी चीजों को, नाम को क्या करिएगा, रटना है बच्चों, क्या आप लोगों को रटना है, ठीक है ना बच्चों। देखो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन HYDROGEN, ठीक है ना भाई। तो क्या है, जब हाइड्रोजन में तो सभी जो मतलब क्या है कि जिनके नाम के पहले वाले अक्षर जो हैं उनको हम ले लिए हैं। जैसे हाइड्रोजन में H, ऑक्सीजन में O, कार्बन में C, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस तरह से तत्वों के नाम दिए गए हैं। लेकिन अगर कहीं पर रिपीट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों, तो क्या करते हैं, फिर एक के बाद हम दूसरा भी ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप इन सभी चीजों को ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, कहां से पढ़ेंगे अब हम, ये सब चीजें तो हो गई बच्चों जो मैंने बता दिया। अब यहां पढ़ते हैं हम बच्चों कहां से, प्रत्येक तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई है जहां पर ये सर्वप्रथम पाए गए थे। मतलब ऑक्सीजन जो बच्चों किसी ने खोज किया है तो कहां पे पाया है, ऑक्सीजन नामक जगह में पाया है, इसलिए उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया उसने, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब आजकल जो है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, क्या बच्चों, IUPAC, यह एक ऐसी संस्था है बच्चों जो कि नए नए तत्व जैसे ज्ञात होते रहते हैं, उनका नामकरण कौन करता है, IUPAC नाम की एक संस्था है जो कि तत्वों का नामकरण करती है, ठीक है ना बच्चों। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि पहला, जैसे मैग्नीशियम क्या हो जाता है बच्चों, Mg हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो पहला वाला लेटर होगा वह कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, और ये जो छोटा दूसरा वाला है उसे हम छोटे अक्षरों में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, कि कोई भी तत्व का नामकरण हम कैसे करेंगे, सर्वप्रथम वह किस जगह से पाया गया है उस जगह का नाम। जैसे क्या है बच्चों, हम कहां पे रहते हैं, मान लो सीधी में रहते हैं, तो अगर सीधी में किसी कोई भी तत्व मिला हमको नया, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, SIDHI, ठीक है ना बच्चों, सीधी रख दिया नाम। अब क्या हुआ बच्चों, अब हम तत्व का नाम कैसे रखेंगे, तत्व का नाम प्रतीक कैसे रखेंगे, हम यश रखेंगे। लेकिन यश का क्या है बच्चों, एक प्रतीक है सल्फर, सल्फर का यश कहते हैं हम। लेकिन फिर अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम आई को भी ले लेंगे, क्या करेंगे, आई को भी ले लेंगे, तो यस आई लिख देंगे वहां पे। तो इसका जो सीधी हमारा तत्व पाया गया
उसका नामकरण क्या हो गया, एस आई। तो हम हमेशा यस को पहले वाले अक्षर को बड़े अक्षरों के रूप में और दूसरे वाले को हम छोटे अक्षर के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब सिलिकॉन भी है तो एस आई है ना, तो सीधी में फिर डी भी ले लेंगे, एस आई डी। तो ऐसा ही बच्चों हमारा ये नामकरण होगा। ठीक है बच्चों। और इसका नामकरण कौन करेगा, IUPAC नाम की संस्था करेगी। ठीक है ना बच्चों। आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे उदाहरण से लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का Al। अब देखो बच्चों ये जो दूसरा दिया है कैपिटल A कैपिटल L, तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्या, शुरू वाला A जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा और दूसरा वाला L जो रहेगा वह स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है ना बच्चों। चलो अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा बच्चों सारणी दिया हुआ है क्या, ये बच्चों हमारा सारणी दिया हुआ है। आप इन सभी को क्या करना है बच्चों, आपका गृह कार्य यही है कि इन सभी तत्वों के, ये जो पूरे तत्व दिए गए हैं बच्चों, इन सभी को आपके क्या करने हैं, IUPAC नाम। ठीक है ना बच्चों। क्या, IUPAC नाम मतलब ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। ठीक है ना बच्चों। ये सभी चीजें, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का AR। ठीक है ना बच्चों। तो ये सभी चीजें आपको याद करके आना है बच्चों। अगर आप ये चीजें याद नहीं करेंगे तो बच्चों आगे की क्लास आपके लिए बहुत दिक्कतपूर्ण होगी। ठीक है ना। लेकिन बच्चों आप घबराएं नहीं, मैं आपको फटाफट याद करवा दूंगा और हर चीजें बच्चों मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको हर चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि मेरी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, इन तत्वों के नाम आपको क्या करने हैं, याद करके आने हैं। और बच्चों हम कल से पढ़ेंगे क्या, 3.2.2 परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है ना बच्चों। परमाणु द्रव्यमान क्या, जैसे मैंने ऑक्सीजन का बताया था कितना होता है, 16। ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन का 1। ठीक है बच्चों। तो ये सभी चीजें हम अगली सारणी में पढ़ेंगे, तो वो अगली सारणी का अगले दिन। लेकिन बच्चों जो मैंने ये 3-4 पन्ने आपको पढ़ाए हैं उन सभी चीजों के बारे में बच्चों आपको याद करके आना है। ठीक है बच्चों। यह आपका गृह कार्य है। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों। एवं बच्चों यह वीडियो अगर आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों आप सभी को फॉरवर्ड करें, क्योंकि बच्चों कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पैसे देकर बेचारे नहीं पढ़ पाते, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो बच्चों उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। आज जिनके पास पैसे हैं तो वो तो बेचारे पढ़ लेते हैं किसी न किसी हर जगह से ट्यूशन, लेकिन बच्चों जिनके पास पैसे नहीं है, क्या कभी आपने सोचा है कि उनका क्या होता होगा। उनको भी तो अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। तो बच्चों आप उन लोगों को सबको फॉरवर्ड करें, ये शेयर करें इस वीडियो को, जिससे सभी लोग मोटिवेट हो पाएं और फ्री की क्लासेस ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे और मेरे इस चैनल को जेसी जागरण क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बच्चों सबको फॉरवर्ड करेंगे, जिससे सभी के सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बच्चों चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।